झुकती है दुनिया, कोई झुकाने वाला चाहिए। ये जुमला कल की एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा लिखा गया। कल रात को 10 बजे मिल्ला टाइम्स पर एक वीडियो पब्लिश हुई। उस वीडियो में मैंने अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और तालिबान रहनुमा मौलाना अमीर मुत्तकी ख़ान के भारत दौरे का जिक्र किया था। मैंने यह भी बताया था 11 अक्टूबर को वह दारुल उलूम देवबंद जाएंगे, वहाँ के उलमा, असातिज़ा और ज़िम्मेदारों से मुलाकात करेंगे, तलबा से भी उनका खिताब होगा। इसके अलावा वो आगरा भी जाएंगे और ताजमहल का दीदार करेंगे। कल की वीडियो में मैंने एक बड़ी गलती भी की। मुझे बोलना था साल 2021 और मैंने बोल दिया 2001। अमेरिकी आर्मी अफगानिस्तान को छोड़कर 2021 में गई है। 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला करना शुरू कर दिया। आप सभी का इस कमेंट के लिए शुक्रिया कि आप सब मिल्ला टाइम्स को गौर से सुनते हैं, देखते हैं, अपना रद्द अमल देते हैं, कमेंट करते हैं और इस्लाह भी करते हैं। तो सिलसिला आइंदा भी जारी रखिए। और आइए बात करते हैं उस जुमले की कि झुकती है दुनिया, कोई झुकाने वाला चाहिए। ये जुमला क्यों लिखा जा रहा है और भारत के हर शहरी की जुबान पर जुमला है। और उसकी वजह यह है कि साल 2021 में जब तालिबान की इक़्तिदार में वापसी हुई, अमेरिका को 20 सालों के बाद शिकस्त खाकर अफगानिस्तान से जाना पड़ा। अमेरिकी आर्मी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। तो तालिबान के खिलाफ सबसे ज़्यादा अगर प्रोपेगेंडा किया गया, झूठा नैरेटिव कहीं चलाया गया तो भारत है। भारत की मीडिया में 1 महीना तक तालिबान के खिलाफ झूठी खबरें चलती रही। उस वक्त भारत की मीडिया का रवैया क्या था, उस वक्त मीडिया की सूरत हाल क्या थी, जरा देख लीजिए। खबरें हैं कि तालिबान को पाकिस्तान का भरपूर साथ मिल रहा है। पाकिस्तान के 20,000 लड़ाके तालिबान की मदद के लिए भेजे गए हैं और इसमें आईएसआई का भी हाथ है। पाकिस्तान और तालिबान का कितना याराना है और एक पूरा देश तालिबान के पंजों में कैसे फंस गया। तो अफगानिस्तान में कट्टर सोच वाले तालिबान का कब्जा हो चुका है। फिर एक बार दुनिया भर के जानकार मान रहे हैं कि इससे पूरी दुनिया में आतंकी सोच को बढ़ावा मिलेगा जो हिंदुस्तान के लिए खतरनाक है। तालिबान की आर्थिक शक्ति नशे के कारोबार से जुड़ी हुई है। दुनिया की 90% हेरोइन अफगानिस्तान से आती है। तालिबान का इस पर कब्जा है, यानी आतंक की फैक्ट्री चलाने में हेरोइन कमाई का एक बड़ा जरिया है। अफगानिस्तान पर लगातार कब्जा किए जा रहे तालिबानी आतंकी कांदाहार तक पहुंचे। कांदाहार और लश्करगाह पर कब्जा किया। तालिबान ने अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कांदाहार पर कब्जा कर लिया। भारत के कई लिबरल बुद्धिजीवियों और नेताओं को लगता है कि तालिबान स्वतंत्र प्रेस और महिलाओं की आज़ादी के लिए काम करेगा। वो पूरी दुनिया में ये प्रचार कर रहे हैं कि ये तालिबान अब पुराने तालिबान जैसा नहीं है, ये तालिबान का नया रूप है, ये तालिबान अब बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत आधुनिक है और ये आतंकवादी नहीं है। भारत की मीडिया ने सिर्फ इसी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि भारत में अगर किसी ने भी तालिबान का पॉजिटिव तज़किरा किया, तालिबान से बेहतर उम्मीद जताई, तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया, उनको भी ट्रोल किया गया, उनके खिलाफ भी झूठा और नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाया गया। साबिक एमपी शफीकुर रहमान बर्क, जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सिर्फ इतना कह दिया था, तालिबान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा क्यों चलाया जा रहा है। तालिबान अपने देश की आज़ादी के लिए अमेरिका से जंग लड़ रहे थे, जिस तरह हम लोगों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने ब्रिटिश एम्पायर से जंग की थी और अंग्रेज़ों को भगाया था। जिस तरह हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, मुजाहिदीन आज़ादी है, उसी तरह तालिबान भी अपने देश के लिए मुजाहिदीन आज़ादी है। उनका ये जुमला भारत के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो सका। उनके खिलाफ देशद्रोह का, गद्दारी का, बगावत का मुकदमा दर्ज हो गया और मीडिया ने दिन रात उनके खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाया। मरहूम शफीकुर रहमान बर्क साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन पर जो मुकदमा दायर किया गया था वो मुकदमा अब भी बाकी है। संभल से समाजवादी पार्टी के वो एमपी थे, 94 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया और अब उनकी जगह उनके पोते ज़ियाउर रहमान बर्क एमपी हैं। मारूफ आलिमीदीन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने भी तालिबान की इक़्तिदार में वापसी के बाद अपनी एक वीडियो बनाई और उस वीडियो मैसेज के जरिए उन्होंने तालिबान की वापसी का खैर मकदम किया, अप्रिशिएट किया, मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ये बात भी भारत की मीडिया को बर्दाश्त नहीं हो सकी और उनके खिलाफ भी जबरदस्त प्रोपेगेंडा किया गया। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अज़मत को सलाम करता है, आपकी जुर्रत और हौसले को सलाम करता है। आपका ये भाई दुआ करता है कि अल्लाह ताला आपकी बसीरत और आपकी हिम्मत और आपकी इस्तिकामत में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए।
और सिर्फ बात खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब की या शफीकुर रहमान बर्क साहब की नहीं है, बल्कि दसियों लोगों के खिलाफ उन दिनों FIR दर्ज की गई। किसी को जेल में बंद किया गया कि उसने तालिबान का पॉजिटिव तस्करा किया, किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया कि उसने तालिबान की हिमायत में मजमून लिख दिया है। इसी तरह एक आलिम दीन है मौलाना फजल करीम कासमी, आसाम की जमीयत से भी उनका ताल्लुक है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के भी वो रुकन थे। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने तालिबान का तस्करा किया, तालिबान को एक्सप्लेन किया कि तालिबान से दुनिया को सीखना चाहिए। तो उन पर भी मुकदमा दर्ज हो गया, उनको जेल में भेज दिया गया और उनके साथ साथ 100 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ आसाम में मुकदमा दर्ज किया गया। यानी तालिबान का नाम लेना गुनाह था। और सिर्फ 2021 की बात नहीं है, बल्कि 1996 में जब तालिबान का क़याम अमल में आया तो उस वक्त से लेकर अब तक तालिबान को भारत में दहशतगर्द तंजीम माना गया, दहशतगर्द और आतंकवादी संस्था के तौर पर पेश किया गया और हमेशा तालिबान को बदनाम किया गया। और जब तालिबान को बदनाम करने की बात आती है, तालिबान के खिलाफ निगेटिव और झूठे प्रोपेगेंडा की बात होती है, तो इस पूरी लिस्ट में, इस पूरी फहरिस्त में हमारी रूबिका लियाकत बहन साहिबा सबसे आगे रहती है। अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा करके आप जानते हैं पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद कट्टर शरिया कानून के लौटने की आहट सबको सुनाई दे रही है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि तालिबान के राज से आतंक की जमीन को पैर और मिलेंगे। माथे पर चिंता की लकीरें तब ज्यादा बढ़ जाती है जब पता चलता है कि अमेरिका, जिसका राष्ट्रपति खुद को लीडर ऑफ फ्री वर्ल्ड कहता है, वो अपनी सेना को वापस बुला लेता है और काबुल के काल का पूरा ठीकरा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के सर पर फोड़ देता है। वो सबसे ज्यादा इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा चलाती है और उस मौका पर भी उन्होंने खूब झूठा प्रोपेगेंडा चलाया। लेकिन देखिए वक्त कैसे बदलता है, तारीख कैसे बदलती है। जिस तालिबान को दहशतगर्द कहा गया, जिनके रहनुमाओं पर पाबंदियां लगाई गई, जिनका नाम लेना भी भारत में गुनाह था, मान लो हम फर्ज कर लेते हैं तालिबान गलत है, वो शिद्दत पसंद है, वो अपने मुल्क में कर रहे हैं। अगर भारत में किसी ने तालिबान का नाम ले लिया, उसको भी तालिबानी कहा गया, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया गया। उन्हीं दोनों एक खबर भी सामने आई और देवबंद का कनेक्शन तालिबान से जोड़ा गया और योगी सरकार ने देवबंद में बाज़ाब्ता कमांडो सेंटर कायम कर दिया और मीडिया में खबरें चलती रही कि देवबंद का, दारुल उलूम का तालिबान से कनेक्शन हो सकता है। तालिबान की अफगानिस्तान में वापसी हो चुकी है तो हो सकता है उसका असर भारत पर पड़े, दारुल उलूम देवबंद के तलबा उससे मुतासिर हो जाए। इसलिए दारुल उलूम देवबंद पर नजर रखने के लिए, पूरे देवबंद पर नजर रखने के लिए वहां ATS का सेंटर बनाया जाएगा। इस तरह का डर और खौफ का माहौल पैदा किया गया। लेकिन वक्त ने करवट ली है और आज भारत सरकार ने तालिबान के वजीर खारजा मौलाना अमीर मुत्तकी खान को अपने देश में बुलाया है। फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर की दावत पर आए हैं और 6 रोज़ा दौरे पर आए हैं। इससे पहले S जयशंकर ने अप्रैल में मौलाना अमीर मुत्तकी खान से फ़ोन पर बातचीत की थी। दुबई में यहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी की मुलाकात हो चुकी है, चीन में और कई जगहों पर मुलाकात हुई है। यानी 2022 से ही लगातार तालिबान और भारत के बीच में रिश्ता को बेहतर बनाने की कोशिशें चल रही थी। और अब जब तालिबान रहनुमा भारत में आ चुके हैं तब देश की मीडिया चुप है, खामोश है, बल्कि भारत सरकार की पॉलिसी की तारीफ की जा रही है, इसको सराहा जा रहा है। मीडिया मोदी का डंका बजा रही है कि पाकिस्तान को हमने पीछे छोड़ दिया है। अगर अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आए हैं तो इससे सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा है। पाकिस्तान में कोहराम मच गया है, पाकिस्तान में सन्नाटा है, पाकिस्तान की नींद हराम है और खूब तारीफ की जा रही है। भारत ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अब तालिबान सरकार भी भारत से दोस्ती के लिए बेचैन है। इसीलिए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत पहुंच चुके हैं। वो 16 अक्टूबर तक भारत में ही रहेंगे। 30 साल में पहली बार अफगानिस्तान का कोई मंत्री भारत आया है। पाकिस्तान जबरदस्त टेंशन में है और उसकी हालत भी खराब है। लेकिन ये तो वही तालिबान है जिस तालिबान को पिछले 30 सालों तक दहशतगर्द कहा गया। और यहाँ ये बात अच्छी तरह सभी को समझ लेनी चाहिए कि अगर किसी की लड़ाई अपने मुल्क की आज़ादी के लिए है, उसके मुल्क पर किसी ने कब्जा कर रखा है और उसके खिलाफ उसकी जिद्दोजहद है, और अगर वेस्टर्न ताकतों के जरिए, UN के जरिए उस पर कोई पाबंदी लगाई जाती है तो उसको बुनियाद बनाकर, उसको बेस बनाकर उससे अपने ताल्लुकात को ख़राब करना और उस खीमे में चला जाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, सबसे बड़ी हिमाकत होती है। तालिबान अमेरिका के खिलाफ अपने देश की आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे थे। अमेरिका का
इन्फ्लुएंस है, अमेरिका के दबाव में यूएन काम करता है, तो यूनाइटेड नेशन ने भी तालिबान पर पाबंदियां लगा दी। तालिबान को दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन की फहरिस्त में अमेरिका ने रख दिया। तालिबान के लीडर्स के बाहर जाने पर पाबंदियां लगा दी गई। लेकिन तालिबान अपने देश की आज़ादी के लिए जंग लड़ते रहे। अगर यूएन की पाबंदी को, अमेरिका की पाबंदी को अगर सही मान लिया जाए और उसी को कोट किया जाए और उसी बुनियाद पर हर एक देश फैसला करे, तो फिर इस कैटेगरी में हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब भी आ जाएंगे। आपको याद होगा साल 2005 में अमेरिका ने देश के मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। उन पर अमेरिका की यात्रा पर पाबंदी लगा दी गई और वजह यह थी कि साल 2002 में गुजरात में मुसलमानों का जो कत्ले आम हुआ, 3000 से ज़्यादा मुसलमान मारे गए, तो अमेरिका ने उसके लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया कि वो चीफ मिनिस्टर थे साल 2002 में, और मुसलमानों के कत्ल को, जेनोसाइड को रोकने के लिए बतौर सीएम उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और मजहबी आज़ादी के वायलेशन की वजह से अमेरिका ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया। और 2014 तक, यानी जब तक वो पीएम मुंतखब नहीं हुए, ये पाबंदी अमेरिका में बरकरार थी। ब्रिटेन यानी इंग्लैंड ने भी नरेंद्र मोदी पर पाबंदी लगा रखी थी, वीज़ा देने से इनकार कर दिया था और 2012 में इंग्लैंड ने यह पाबंदी हटाई। इसी तरह यूरोप के भी कई देशों ने देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से दूरी बनाई, उनको वीज़ा देने से इनकार कर किया और वजह यही थी कि 2002 में मुसलमानों का जो जेनोसाइड हुआ गुजरात में, और उस जेनोसाइड को रोकने के लिए पीएम मोदी ने, जिस वक्त सीएम थे, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। लेकिन जैसे नरेंद्र मोदी साहब 2014 में पीएम बने, पूरी दुनिया में उनका सफ़र शुरू हो गया। और भारत के इतिहास में, भारत की तारीख में अगर किसी पीएम ने सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया है, मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र किया है, तो उसमें पहले नंबर पर हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब हैं। तो ये तल्ख सच्चाई है, ये तल्ख हकीकत है कि वेस्ट की तरफ से जो पाबंदी लगाई जाती है, उसी को बुनियाद बनाना, उसी को बेस बना देना और फिर उसी की बुनियाद पर फैसले करना सबसे बड़ी हिमाकत होती है। तालिबान के साथ भी यही हुआ। बहरहाल आज भारत को, यहाँ की मीडिया को बदलना पड़ा है। अमीर मुत्तकी खान साहब दारुल देवबंद जा रहे हैं, तो ये भी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो सका। और एक चैनल है जिसका नाम है सुदर्शन न्यूज़, उसके चीफ एडिटर को देख लीजिए, इसका नाम है सुरेश चौहान के। इनका काम है दिन रात जहर उगलना, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना, और अब तो इनका बेटा भी यही काम टीवी चैनल पर आकर करने लगा है। हालांकि अभी कॉन्फिडेंस के साथ उसको बोलना नहीं आया है। अब सुरेश चौहान के ने 1 घंटे का शो कर दिया अपने टीवी चैनल पर, और इस पर इसने हंगामा किया, एतराज़ किया कि तालिबान के वजीर खारजा दारुल देवबंद क्यों जा रहे हैं, क्या कनेक्शन है। दारुल उलूम से तालिबान की ऐसे क्या रिश्तेदारी है? कान खून के सुन ले मदनी, ये खुलेआम गद्दारी है। इन देवबंद में पहले से ही आतंकी छिपे रहते थे। पुलिस के कागज इन बातों को चीख चीख कर कहते थे। मुल्ला उमर के इस मुरीद की दिल्ली से इतनी दूरी क्यों? इतने पर भी हम चुप बैठे, ऐसी भी मजबूरी क्यों? हिंदू विहीन कर डाला जिसने, हिंदू विहीन कर डाला जिसने, गांधारी के अफगान को मैं सम्मान नहीं दे सकता। ऐसे उस इंसान को है विरोध इस मुलाकात का, इसकी तह तक जाना होगा। फिर से लादेन जिंदा करने का उनका कोई नया बहाना होगा। सुरेश चौहान के, अगर आपको प्रॉब्लम है मौलाना अमीर मुत्तकी खान के दारुल देवबंद जाने से, उनके वहाँ के जिम्मेदारों और उलमा से मुलाकात करने से, तो ये सवाल आपको सीधे नरेंद्र मोदी साहब से पूछना चाहिए। आपको उन पर क्वेश्चन करना चाहिए कि उन्होंने मौलाना अमीर मुत्तकी खान को भारत आने क्यों दिया, भारत उनको बुलाया क्यों, भारत वीज़ा क्यों दिया, एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल क्यों किया गया। तो आप उनसे सवाल नहीं कर सकते, आप उनसे ये पूछ नहीं सकते। और वो देवबंद जा रहे हैं तो आप हंगामा कर रहे हैं। वो देवबंद यूं ही नहीं गए हैं, बल्कि जब वो अपना शेड्यूल तय कर रहे थे, भारत आने का उनका प्रोग्राम तय हो रहा था, तभी उन्होंने शर्त लगा दी थी कि दारुल देवबंद भी जाएंगे और उसके लिए मुकम्मल उनको सिक्योरिटी चाहिए, हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। इसी तरह उन्होंने कहा था वो ताजमहल को भी देखने जाएंगे और उसके लिए भी उनको प्रोटोकॉल चाहिए। और भारत सरकार ने उनकी शर्तों को माना है, तस्लीम किया है, और तभी उनका हर जगह शानदार वेलकम किया जा रहा है। सुरेश चौहान के ने
ने यहाँ पर अपनी औकात बता दी है, अपनी वैल्यू बता दी है। कब इस जैसे लोगों की कोई वैल्यू मोदी सरकार की नज़र में भी नहीं रह गई है। सरकार वो फैसला कर रही है जो सरकार के लिए बेहतर है, और यहाँ भारत सरकार को लगता है कि तालिबान सरकार से रिश्ता बेहतर बनाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का कैसे मुकाबला करना है, पाकिस्तान को कैसे नीचे रखना है, पाकिस्तान के चैलेंजेस का कैसे सामना करना है, इसके लिए अफगानिस्तान से रिश्ता बेहतर बनाकर रखना ज़रूरी है। कल की वीडियो में इस तरह के तमाम खदशात पर, इस तरह के तमाम इश्यूज़ पर मैंने तफसील से बातचीत की थी, और उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। कल मैंने यह भी बताया था दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और भारत का दुश्मन पाकिस्तान, पाकिस्तान का दुश्मन अफगानिस्तान। इसलिए अफगानिस्तान और भारत के दरमियान दोस्ती की ये नई कहानी लिखी जा रही है, एक नई शुरुआत हो रही है। इंडिया टीवी पर भी एक प्रोग्राम हुआ और सभी ने हैरत का इजहार किया। भारत ने अभी तक अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को ऑफिशियली तस्लीम नहीं किया है, रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इसके बावजूद वो इंडिया आने के बाद सीधे देवबंद जा रहे हैं। आखिर इतना गहरा रिश्ता क्या है, इसकी जरूरत क्या थी, और भारत सरकार ने इसकी परमिशन क्यों दी? ये सवाल भी उठ रहा है कि जब भारत के फॉरेन मिनिस्टर और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात होगी तो दोनों देशों का झंडा ऐसे मौका पर रखा जाता है, प्रोटोकॉल का हिस्सा है। तो मौलाना अमीर मुत्तकी खान के पीछे अफगानिस्तान का मौजूदा झंडा होगा जो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान का है, या फिर अफगानिस्तान का पुराना झंडा होगा, और यकीनी है कि ये तालिबान वाला झंडा होगा। और इस बात के इशारे हैं कि भारत अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने जा रहा है। मौलाना अमीर मुत्तकी खान का जब भारत का दौरा तय हुआ तो ये शर्तें भी रखी गई कि भारत को अफगानिस्तान को बाज़ाब्ता रिकॉग्नाइज करना होगा, तस्लीम करना होगा, और अगर भारत इस दौरे में तस्लीम कर लेता है, बात यहाँ तक पहुँच जाती है, तो ये तालिबान की एक और बड़ी कामयाबी होगी। अभी दुनिया के 200 ममालिक में सिर्फ रूस एक ऐसा देश है जिसने ऑफिशियली अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को रिकॉग्नाइज कर रखा है। चीन ने भी कर रखा है, लेकिन ऑफिशियली अभी तक नहीं किया है। भारत के भी तालिबान से रिश्ते बेहतर हो चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली भारत की सरकार ने तालिबान को अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है। बीबीसी ने अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मौलाना अमीर मुत्तकी खान के भारत दौरे पर एक स्टोरी शाये की है, एक तज्जिया किया, और उसमें इस दौरे को तालिबान की सबसे बड़ी कामयाबी बताया जा रहा है। बीबीसी का कहना है कि दौरा तालिबान के लिए डिफेक्टो की तरफ एक कदम है, यानी दुनिया भर में आलमी सतह पर तालिबान की हुकूमत को, उनके रहनुमा को एक शनाख्त मिलेगी, एक पहचान मिलेगी, और इस तरफ भारत ने एक कदम बढ़ा दिया है। भारत में आने के लिए तालिबान के रहनुमा पर जो पाबंदी लगी हुई थी यूएन की तरफ से, उस पाबंदी को भी हटाया गया। तो इसलिए दुनिया भर की मीडिया में इस दौरे को अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। अल जज़ीरा ने भी कल इसी तरह का एक तज्जिया शाये किया जिसमें बताया गया कि भारत का ये दौरा अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा का बहुत अहम है, और भारत का मतलब यह है कि अब दुनिया के दूसरे ममालिक भी भारत को तस्लीम करेंगे, भारत के इंपोर्टेंस को समझेंगे। बीबीसी ने अपने आर्टिकल में यह भी लिखा कि 2001 से 2021 तक अरबों डॉलर रुपए खर्च किए भारत ने अफगानिस्तान में। वहाँ की पार्लियामेंट बनाई, वहाँ का हाईवे बनाया, डैम बनाया, और भी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत ने अपना वहाँ पैसा लगाया, और भारत की पॉलिसी का ये हिस्सा था। लेकिन अमेरिका के जाने के बाद भारत ने भी शुरू में तालिबान से अपने रिश्ते को बिगाड़ लिया, लेकिन दोबारा भारत सरकार को एहसास हो गया कि तालिबान से रिश्ता बेहतर बनाना चाहिए, और अफगानिस्तान में भारत का जो इन्फ्लुएंस है अगर वो रहता है तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ये सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि इन दिनों भारत और अमेरिका के बीच में शदीद लड़ाई चल रही है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। उधर अमेरिका अफगानिस्तान पर दबाव बना रहा है कि बगराम मिलिट्री बेस उसके हवाले कर दे। इस बीच में अगर अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत और भारत सरकार के दरमियान रिश्ते अच्छे हो जाते हैं तो यहाँ पर भारत को एक मौका मिलेगा अमेरिका पर भी दबाव बनाने का, अमेरिका पर प्रेशर बनाने का, इसी तरह पाकिस्तान पर नज़र रखने का। तो भारत की इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी है, और बहुत दिनों बाद भारत ने फॉरेन पॉलिसी में एक अच्छा कदम उठाया है, और इसके लिए तालिबान से रिश्ता बनाना ज़रूरी है। इसलिए बात याद रखनी चाहिए कि सियासत में कोई दहशतगर्द नहीं होता, कोई आतंकवादी नहीं होता, न तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और न कोई दुश्मन होता है। नरेंद्र मोदी साहब पर भी पाबंदियाँ लगाई गई थी, और जब वो पीएम बने उनसे पाबंदियाँ हटा दी गई।
इसी तरह तालिबान पर भी यूएस ने और दुनिया के कई देशों ने पाबंदी लगाई, लेकिन जब वो इख्तिदार में आए तो उनसे रिश्ते अब बेहतर बनाने सभी को पड़ रहे हैं और यही पॉलिसी का हिस्सा होनी चाहिए। अब इंडियन मीडिया का अंदाज बदल गया, उनका लबो लहजा बदल गया। कल तक के तमाम लोग तालिबान को शिद्दत पसंद कहते थे और आज तालिबान की तारीफ कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की पॉलिसी की तारीफ की जा रही है और इसी को कहते हैं दुनिया झुकती है, कोई झुकाने वाला चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। मिलर टाइम्स को देखते रहिए। अगर आप पहली मर्तबा मिलर टाइम्स को देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले से मिलर टाइम्स को देखते हैं, सुनते हैं तो प्लीज़ हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, QR कोड भी स्क्रीन पर मौजूद है। जैसे आप स्कैन करेंगे मिलर टाइम्स की वेबसाइट खुलेगी। हमारा मेंबरशिप प्लान वहाँ मौजूद है 99, 299, 499। कोई भी एक प्लान ले लीजिए ताकि मिलर टाइम्स आगे बढ़े, मजबूत हो सके। अभी सिर्फ हिंदी में मिलर टाइम्स का यूट्यूब चैनल है, हमें अंग्रेज़ी में और उर्दू में भी बाज़ाब्ता शुरू करना है और इसके लिए आपका सपोर्ट और ताउन हमें चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।